हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी विकास के विभिन्न सिद्धांतों की, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हो सकता है बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हो, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने सीडीपी को पढ़ाना शुरू किया है। और सीटेट में जो है सीडीपी जो पूछी जाती है, हम मुख्य रूप से फोकस उसी को कर रहे हैं और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़ा रहे हैं। इसकी कोशिश करेंगे कि जो भी सिलेबस में दिया गया है सीडीपी से संबंधित, वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाए एग्ज़ाम के पहले। तो हमने शुरुआत की थी जो सिलेबस में पहला जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है बाल विकास एवं अधिगम से उसका क्या संबंध है। तो हमने बाल विकास से शुरुआत की। बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर हमने जाना था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। फिर हमने जाना कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो काम करते हैं विकास में। उन विकास के सिद्धांतों को हमने बहुत ही कह सकते हैं कि विधिवत तरीके से हमने समझा। और इसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के विभिन्न पक्ष या क्षेत्र, अर्थात किन किन क्षेत्रों में विकास बालक का होता है। तो बालक का विकास किसी एक क्षेत्र में नहीं होता बल्कि कई क्षेत्रों में होता है और इन सभी क्षेत्रों का आपस में संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक पक्ष के विकास न होने पर, किसी एक पक्ष में विकास न होने पर दूसरा पक्ष भी प्रभावित होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास के जो क्षेत्र हैं, जो पक्ष हैं, ये भाग 4 है। तो सबसे पहला जो पक्ष है वो है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पक्ष जो है वो कौन सा है? शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। चाहे हम बहुत सारे दार्शनिकों की बात करें, यहाँ सारे के सारे वैज्ञानिकों की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, लैमार्क डार्विन की बात करें जो जैव विकास की बात करते हैं, या हम जब रूसो की बात करें तो प्रकृतिवादी वो फिलोसफर था, उसकी बात करें, या जितने भी दार्शनिक हैं वो सारे के सारे दार्शनिक ये मानते हैं, ज़्यादातर जो दार्शनिक वो ये मानते हैं कि मनुष्य का शारीरिक विकास बहुत ही अहम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है बाकी के अन्य विकास के क्षेत्रों के लिए। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अरस्तु ने भी कहा था तो शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम अगर स्वस्थ हैं, हमें उचित पोषण मिल रहा है, हम बीमार नहीं हैं, रोगग्रस्त नहीं हैं, तो हमारा हर एक काम में मन लगता है। तो इसलिए शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो सामाजिक विकास की हम लोग बात करें, चाहे हम संवेगात्मक विकास की बात करें, चाहे हम मानसिक विकास की बात करें, या हम नैतिक विकास की बात करें। अगर शारीरिक विकास अच्छा है, बालक को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, बालक को अच्छा आहार मिल रहा है, बालक का शरीर स्वस्थ है, वो रोगग्रस्त नहीं है, तो उसके सारे जो विकास हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो शारीरिक विकास एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास की एक नींव है, एक आधारशिला है। इसलिए एक शिक्षक को और एक माता पिता को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बालक है उसको पर्याप्त पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बाहर का जो खाना है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बीमार भी होते हैं और उसका असर उनके मस्तिष्क में भी पड़ता है, उनके समाज में भी पड़ता है, उसके दोस्तों में भी पड़ता है। इसलिए शारीरिक विकास एक अहम एक पक्ष है जिस पर एक शिक्षक को और माता पिता को, गार्जियंस को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक आधारशिला है, एक ये नींव है। और अगर नींव ही गड़बड़ हो गई तो फिर पूरी दीवार, पूरा मकान ही ढह जाता है। इसलिए अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें मुख्य रूप से हम बात किसकी करते हैं? हम यहाँ पर शारीरिक विकास में मुख्य रूप से कायिकता की बात करते हैं, फिजियोलॉजी की बात करते हैं, अर्थात हम बॉडी की बात करते हैं। जो हमारे जो बालक का शारीरिक गठन होता है, जो उसका भार होता है, जो उसकी लंबाई होती है, जो उसके आंतरिक जो अंग होते हैं, जो उसकी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ होती हैं, इनकी सभी की जब हम बात करते हैं तो हम शारीरिक विकास की बात कर रहे होते हैं। तो बालक की मांसपेशियां मजबूत हों, उसके आंतरिक अंग मजबूत हों, उसका भार उचित होना चाहिए, जितना रहना चाहिए, स्टैंडर्ड अर्थात एक मानक वजन होना चाहिए, उसकी मानक एक लंबाई होनी चाहिए। और कई बार ये अगर उसको उचित आहार, संतुलित आहार नहीं मिलता, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में बालक का शारीरिक विकास रुक जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो हमें इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब हम एक बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगर हम अवस्थाओं की बात करें, वैसे मैं जब शैशवावस्था पढ़ाऊंगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो वहाँ पर मैं
शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास, फिर उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ फिर भी हम बात कर लेते हैं कि अगर शारीरिक विकास की बात करें तो कुल मिलाकर के 4 अवस्थाएं इसकी होती हैं। पहली अवस्था अगर देखें तो बालक का जो विकास है वो 0 से 2 वर्ष तक जो है कैसा होता है, शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही तीव्र होता है। अब इसके आगे हम जब 3 से 11 वर्ष की बात करते हैं तो 3 से 11 वर्ष में क्या होता है, बालक का विकास कुछ मंद हो जाता है। तो कई बार जो है अगर ये नहीं उम्र दी हुई है तो शैशवावस्था या बाल्यावस्था दे देता है, तो ये इसका जो पार्ट है ज़्यादातर वो बाल्यावस्था में आएगा और इसका जो पार्ट है वो शैशवावस्था में आएगा। तो शैशवावस्था में भी कह सकते हैं कि बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तेज होता है। और खैर आप यहाँ पर समझिए 3 से 11 वर्ष में बालक का विकास कुछ मंद होता है। लेकिन जब हम उसके आगे जाएंगे 11 से 15 या हम 15 यहाँ पर बात करेंगे, हाँ 11 से 15 वर्ष की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, विकास जो है फिर तीव्र होता है। यहाँ जो बालक का शारीरिक विकास है वो तीव्र होता है। और 16 से अगर 18 की बात करें तो कुछ मंद यहाँ पर बालक का शारीरिक विकास होता है, अर्थात कुछ मंद होता है। तो ये 4 शारीरिक अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। 0 से 2 वर्ष में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र तरीके से होता है। 3 से 11 वर्ष की बात करेंगे तो मंद होता है। और इसके बाद 11 से 15 वर्ष के बीच में फिर एक बार क्या होता है, अब बालक का जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। और 16 से 18 के बीच में तीव्रता में कुछ कमी आती है, अर्थात कुछ मंद हो जाता है शारीरिक विकास। और एक समय ऐसा आता है जब हम प्रौढ़ावस्था की बात करें तो शारीरिक विकास जो है वो फिर लगभग रुक सा जाता है। हालांकि हम सिर्फ शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो निरंतर होता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिस तरीके से अधिगम। लेकिन अगर हम सिर्फ शारीरिक विकास की बात करें तो ये कुछ समय पश्चात रुक जाता है। जैसे सपोज करें कि किसी की लंबाई एक समय बाद रुक जाती है, वो बढ़ना बंद हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका शारीरिक विकास रुक गया। हड्डियों में जो मैच्योरिटी आती है, उसकी जो मजबूती होती है, एक समय बाद वो बंद हो जाती है, वो लचीलापन उनका समाप्त हो जाता है। तो जो मांसपेशियां हैं वो भी एक समय ऐसी होती है कि मांसपेशियों में भी क्या होता है, कमजोरी आना शुरू हो जाती है, मांसपेशियां भी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ से मंद होना शुरू हो जाता है। तो शारीरिक विकास में हम मुख्य रूप से कायिकता की बात करते हैं, हम शरीर के गठन की, उसकी मजबूती की, स्नायुओं की, आंतरिक अंगों की बात करते हैं। और इसका असर, इसका प्रभाव गामक विकास में भी पड़ता है, इसका असर मानसिक विकास में भी पड़ता है। अगर एक अच्छा स्वस्थ बालक है तो स्वस्थ बालक जो है अच्छे से चीज़ों को सीख लेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने अच्छे मित्र भी बना लेगा, खेल कूद में वो आगे रहेगा तो उसके अच्छे अच्छे मित्र भी होंगे। तो इस वजह से शारीरिक विकास जो है इसमें भी असर करता है। संवेगात्मक विकास की बात करें तो इस पर क्या इफेक्ट होगा, शारीरिक विकास का संवेगात्मक विकास में भी असर पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है, कहते हैं ना लोग, जो पतले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर, गुस्सा होता है। हालांकि ये कहावत है पर बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पतला मोटा होना एक अलग बात है और फिट होना एक अलग बात है। हालांकि मैं कभी आपको फिटनेस के बारे में समझाऊंगा, उसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि वास्तव में फिटनेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर जो चीज़ों को आज समझते नहीं हैं। आज भी बच्चों को जो है कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें खिला दिया जाता है। क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब अभी भी लोग जो हैं उतना जागरूक नहीं हो, न्यूट्रिशन के लिए अभी उतना नहीं समझते हैं। न्यूट्रिशन क्या है और एक बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है और हमें कितना क्या खाना चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है वो एक मानक तरीके से हो। तो धीरे धीरे लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं तो वो भी अब फिटनेस के बारे में, बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में समझ बना रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो मैं ये बात कर रहा था कि शारीरिक विकास अगर अच्छा होगा तो संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, अर्थात वो खुश रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा, उसके अंदर हमेशा वो आनंद में रहेगा। तो ऐसे में वो हमेशा सकारात्मक सोचेगा, वो कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेगा और हर एक क्षेत्र में वो सफल होता चला जाएगा। इसी तरह सामाजिक विकास की बात करें कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर वो खेल कूद में है, अच्छा है, दौड़ता है अच्छा, उसके बहुत सारे मित्र होंगे, वो प्रसन्न रहता है, खुशमिजाज है, तो उसके बहुत सारे मित्र भी बनेंगे, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा और नैतिक विकास भी उसका अच्छा होगा। आगे बात करते हैं हम लोग गामक विकास की, मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये है, ये भी एक तरीके से शारीरिक विकास से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि हम जब बॉडी की बात करते हैं तो सिर्फ बॉडी की बात करते हैं, जो हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो अंग हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, और जो हमारे हाथ पैर, आँख, नाक, कान, जितना भी बॉडी में दिखता है, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो वास्तव में कितना दक्ष हैं किसी काम को करने के लिए, उनमें दक्षता कितनी है, उनमें स्किल कितना है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य का शरीर तो सभी का एक जैसा होता है, लेकिन जो काम एक मनुष्य कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता।
राइट। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई दोनों हाथों से लिख लेता है, कोई एक ही हाथ से लिख लेता है, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये कोई जन्मजात चीज़ नहीं है, ये तो एक अभ्यास की बात है, एक अभ्यास की चीज़ है, अर्थात स्किल की बात है। जो जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा, जितना ज़्यादा दक्ष होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये उसका क्रियात्मक या गामक विकास है। कोई बहुत अच्छा दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है तो बहुत अच्छा दौड़ लेता है, इसका मतलब है उसका गामक विकास बहुत अच्छा है, राइट। तो गामक विकास मोटर स्किल में अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक स्थूल गतिक कौशल होते हैं और एक सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं। जब स्थूल गतिक कौशल की बात करेंगे, इसके अगर हम दो पार्ट करें, अगर हम इसके दो पार्ट करें तो एक होगा स्थूल गतिक कौशल और दूसरा होगा सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल। अब स्थूल गतिक कौशल का मतलब है कि बड़े जो शरीर के जो बड़े अंग हैं उनका इस्तेमाल करना, जैसे पैर का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल, गर्दन का इस्तेमाल, सर का इस्तेमाल, कमर का इस्तेमाल। तो ये क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है, इनका अच्छे से उपयोग कर पाना। ये क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है, जो कि गामक कौशल है, गामक विकास का एक अंग है। दूसरी अगर हम सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करें तो सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब माइक्रो जो मोटर स्किल होती है या फाइन मोटर स्किल जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है? कलम से अच्छे से लिख पाना, है ना, और कुछ बारीक काम कर पाना, सुई पे अच्छे से धागा डाल पाना, है ना, तो और अच्छे से कैच कर लेना। तो ऐसे कई सारे जिसमें अंगों का कम अंगों का इस्तेमाल होगा, महीन बारीक काम जो होते हैं, छोटे काम होते हैं, सूक्ष्म जो काम होते हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लेना। जैसे पेंटिंग है, ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल है ना। पेंटिंग को भी सारे लोग नहीं बना सकते हैं, ये भी एक तरीके का सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो कहीं ना कहीं वो हाथों को साध करके उन पर नियंत्रण स्थापित करके ही तो काम किया जा सकता है, पेंटिंग की जा सकती है, चित्रकारी की जा सकती है। तो ये दो तरीके के कौशल होते हैं और इनका विकास जो है हम गामक विकास के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम बात करते हैं मानसिक विकास की, मेंटल डेवलपमेंट की। तो मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर मुख्य रूप से बौद्धिक जो क्षमता है बालक की, उसकी बात कर रहे होते हैं कि उसका IQ लेवल क्या है। और बौद्धिक विकास बहुत ही जरूरी है। अगर बौद्धिक विकास अच्छा होगा तो भी वो बालक जो है उसका विकास बहुत अच्छा होगा। उसका मानसिक विकास अच्छा होगा तो बहुत जल्दी अपने लाइफ में वो सफल होने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। तो मानसिक विकास इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी चीज़ को अच्छे से सीख लेना, उसके सीखने की दर बढ़ जाएगी तो उसे अधिगम अच्छे से होगा। तो इसका विकास भी करना चाहिए। उसको एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जहाँ उसका IQ जो है वो बढ़े, उसका IQ लेवल ऊपर हो। एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाए माता पिता या शिक्षकों के द्वारा, या उसे ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए जिससे कि उसका मानसिक विकास हो। मेंटल बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं जिनमें मानसिक विकास जिनसे कराया जा सकता है, जिनसे बालक के अंदर सृजनात्मकता का विकास कराया जा सकता है, जिनसे बालक के अंदर कल्पना का विकास कराया जा सकता है। तो ये सारे के सारे मानसिक विकास के अंतर्गत आएंगे जब हम बात करते हैं सृजनात्मकता की, जब बात करते हैं, जब हम चिंतन की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, जब स्मृति की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें याद हो जाती हैं जल्दी और बहुत समय तक याद रहती हैं, तो उनका स्मृति बहुत अच्छा है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। अगला है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है कि जो संवेग है क्या वो जन्मजात होते हैं या बाहर से लेता है। लेकिन ये तो श्योर है कि बालक जब आता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशंस होते ही हैं, भले वो उनको शुरुआत में प्रकट ना कर पाए, लेकिन इमोशंस होते हैं। और रेथस ने कहा भी है कि जो इमोशंस होते हैं वो हमारे जीवन के विभिन्न रंग होते हैं, है ना। रेथस एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि संवेग क्या है? ये जीवन के विभिन्न कलर हैं, विभिन्न रंग हैं, और बिना संवेग के दुनिया बेकार है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर सहानुभूति नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, क्षमा नहीं है, हर्ष नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप किसी काम के नहीं, आप सिर्फ एक रोबोट मशीन की तरह रहेंगे। हालांकि कुछ संवेग ऐसे भी होते हैं जैसे क्रोध आना व्यक्ति को, है ना, नकारात्मक उसकी सोच हो जाती है, क्रोध आता है, ईर्ष्या है, दुख है। तो ये सारे जो हैं इमोशंस हैं ये भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और बालक अगर शारीरिक विकास उसका बहुत अच्छा हुआ है, गामक विकास अच्छा हुआ है, तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा और संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। संवेग सभी को मिलते हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं। अब जरूरी ये है कि उसको एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है उन संवेगों को। उस बालक के अंदर संवेग हैं, इमोशंस हैं,
पता चला कि उसको मारपीट वाला माहौल मिल गया तो उसके अंदर गुस्से वाले संवेग जो हैं वो प्रभावी हो जाएंगे। कोई बहुत ही अच्छा शैक्षिक माहौल मिला तो उसके अंदर जो है पढ़ाई के जो इमोशंस हैं, या जो प्रेम का भाईचारा वाला माहौल मिला तो प्रेम नामक जो इमोशंस हैं वो प्रभावी रहेगा, तो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इमोशंस हर एक व्यक्ति के अंदर सेम नहीं होते हैं, सबके अंदर होते हैं, बट यहाँ वंशानुक्रम भी काफ़ी काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पूर्वज गुस्सैल होते हैं तो बच्चा भी ऐसा हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वो गुस्सा वाला इमोशंस बच्चे के अंदर भी प्रभावी है, जो अपना गुण प्रदर्शित करता है। हालांकि इन संवेगों को शिक्षा के माध्यम से नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो संवेगों का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और जो जितना ज़्यादा संवेगों को नियंत्रण में कर लेता है वो उतना ही समायोजन समाज में कर सकता है। और अगर समाज में समायोजन आप कर लेते हैं, परिस्थितियों में आप समायोजन कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो समायोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और खासकर जब हम इमोशंस के समायोजन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें कहाँ पर किस दया दिखानी है, हमें कहाँ पर प्रेम दिखाना है, हमें कहाँ पर गुस्सा दिखाना और कितना गुस्सा दिखाना है, क्या हमारे गुस्से पर हमारा कंट्रोल है, क्योंकि गुस्सा अपने दूसरे से ज़्यादा अपने को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें क्रोध पर कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये कैसे हो सकता है, ये शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। और इसके लिए शिक्षक और उसके माता पिता या कोई ऐसा पथ प्रदर्शक हो सकता है जो कि बालक के इमोशंस पर नियंत्रण करना उसे सिखाए। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है प्रभावित करता है संवेगात्मक विकास बालक के जीवन में सफल होने के लिए। अगला है सामाजिक विकास। तो जिसका संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा होगा, जिसको अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना वो सीख लेगा, तो सामाजिक विकास भी उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको कहाँ पर क्या बोलना है वो सोच करके बोलेगा, राइट। और वो हमेशा भाईचारे की, बंधुत्व की भावना के साथ रहेगा, तो उसके बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे जो हैं उसके आसपास के लोग हैं उसको पसंद करेंगे। तो इस तरीके से उसका सामाजिक विकास भी होगा, और सामाजिक विकास के साथ साथ उसका नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी होगा, चूंकि उसको संवेगों पर नियंत्रण है, चूंकि उसका मानसिक विकास अच्छा हुआ है, चूंकि उसका गामक विकास अच्छा, अर्थात वो कोई काम अच्छे से कर भी सकता है, और शरीर से तो वो स्वस्थ है ही। तो ऐसी स्थिति में उसका नैतिक विकास भी होगा, अर्थात मोरल डेवलपमेंट भी उसका बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात इन सभी का आपस में अंतर संबंध है। और हमने पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी विकास के सिद्धांत की, तो हमने वहां पर बताया था कि एक विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत भी है, जिसे परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात विकास के एक पक्ष दूसरे पक्ष से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होता है, अर्थात ये एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और मुख्य रूप से अगर मैं मानूं, मेरा मानना ये है कि जो शारीरिक विकास वाला पक्ष है ये एक न्यू होता है, जिस पर आजकल के जो गार्जियन है वो ध्यान नहीं देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका शारीरिक विकास नहीं होता, बहुत ही छोटे होते हैं, 2 साल 3 साल के, तभी से उनके दिमाग में प्रेशर झोंकना डालना शुरू कर देते हैं, मस्तिष्क में चीज़ें उनके भरना शुरू कर देते हैं, ठूसना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चा बोलेगा, बच्चा रट लेगा, वो रट्टू तोता बन जाएगा, रोबोट बन जाएगा, लेकिन बेहतर इंसान अगर बनाना है तो फिर उसे कम से कम 5 वर्ष की अवस्था तक उसके शारीरिक विकास पर ही ध्यान देने की जरूरत है। और अगर शारीरिक विकास उसका अच्छा हो जाएगा तो बाकी फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर बाकी चीज़ें जो हैं बहुत ही नियंत्रण में आ जाती हैं। लेकिन आजकल के गार्जियन क्या करते हैं, जितना बच्चे का वजन नहीं है उससे ज़्यादा तो उसके बैग का वजन होता है, राइट। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं, है ना। बच्चा एकदम पता चलेगा कि जैसे होगा मच्छर की तरह होगा, और उसके ऊपर बैग इतना ज़्यादा लाद देते हैं, इतना बोझा उसके दिमाग में, और सिर्फ पीठ में बोझा नहीं होता है, उसके मस्तिष्क में भी बोझा होता है, राइट। तो ऐसे में वो एक मशीन बन करके रह जाता है। तो मशीन नहीं बनना है, मशीन हमें नहीं बनाना है, बच्चे को रोबोट नहीं बनाना है, एक बेहतर इंसान बनाना है। और वो बेहतर इंसान जब बनेगा तो देश का एक बेहतर नागरिक बनेगा, और इस समाज में उसका बेहतर योगदान होगा। तो आपस में आसपास का माहौल अच्छा होगा, भाईचारा पैदा होगा, बंधुत्व की भावना आएगी, भेदभाव समाप्त होंगे, बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसलिए एज ए शिक्षक हमें इस बात पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने बात की बाल विकास के जो क्षेत्र हैं, पक्ष हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो
वो भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो अगर आपको शेयर भी करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।